अनाया यार, आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, उसमें जा रहा हूँ, तुम भी चलो ना, बोर नहीं होगी तुम। सैफ अनाया को लेकर जाने के लिए झूठी बातें बना रहा था। नहीं, वो तुम्हारा दोस्त है, मैं कैसे जा सकती हूँ। अनाया ने टालना चाहा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो किसी को भी ले जा सकते हैं और वो जानता है तुम्हारे बारे में, तो फिक्र की कोई बात नहीं। उसने एक बार फिर कोशिश। ओके, चली जाऊंगी। जाना कब है? अनाया तो खुद ही जाना चाहती थी उसके साथ, इसलिए फ़ौरन मान गई। अभी 12 बजे हैं, अभी निकलते हैं, पार्टी 2 बजे है कैफ़े में। उसने प्लान बताया उसका। ठीक है चलो। अनाया उसके साथ चल दी। दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए और सैफ की गाड़ी में जा बैठे। जैसे ही अनाया बैठी, थोड़ी दूर जाकर सैफ ने गाड़ी रोकी और अनाया के मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रख दिया जिसमें बेहोशी की दवाई थी। अनाया बेहोश हो चुकी थी और सैफ उसे लिए अपने बॉस के अड्डे पर आ गया। वो अड्डा सुलेमान का ही था। बॉस, ये है वो लड़की। सैफ अपने दांत निकाल रहा था। वाह मेरे शेर, इस हसीन मुखड़े के तो बहुत से पैसे मिलेंगे। सुलेमान अनाया के करीब आया। वो उसे हाथ लगाने ही वाला था कि किसी ने उसे आवाज़ दी। वो उस जानिब फिर गया। सैफ ने अनाया को कुर्सी पर बिठा दिया। अबे कमीने, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू इसको किडनैप करने वाला है? जुनेद उसकी तरफ आया और उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला। तुझे क्या है? तूने क्या करना था इसके साथ? सैफ ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा। इस लड़की की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। मैं इसे ऐसी सज़ा देना चाहता था कि ये पछताती मुझसे पंगा करने पर तूने सब खराब कर दिया। जुनेद ने उसके नाक पर मुक्का मारते हुए कहा। तो दोनों लड़ने लगे। तभी सुलेमान ने आकर दोनों को छुड़वाया। क्या कर रहे हो तुम दोनों? पागल हो गए हो? अभी जो काम हो रहा है उस पर ध्यान दो। और जुनेद, तुम्हारे तो बाप की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया, क्योंकि राहत साईं मेरा दोस्त है। अनाया को होश आ चुका था, मगर फिर भी वो वैसे ही पड़ी रही। वो उनका एक एक लफ्ज़ सुन रही थी। अबे चल, मेरे बाप की ही वजह से तो तू ये धंधा कर रहा है, वरना तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इतना बड़ा काम कर सके। जुनेद ने काफ़ी बदतमीज़ी से कहा और वहाँ से चला गया। कमीना। और तुम इस लड़की को उस कमरे में छोड़ कर आओ। सुलेमान ने सैफ को कहा तो वह अनाया को लेकर चला गया। चलो चलो, सब लड़कियों को ट्रक में शिफ्ट करो, सब उठो चलो, सुलेमान ने ऊंची आवाज़ में सब कहा। तभी हैदर भी तानिया के साथ आ गया। आगे तुम लोग चलो, काम शुरू करो। हैदर, तुम जाओ ट्रक को देखो और रास्ते में तुमने ड्राइवर के साथ आगे बैठना है। सैफ अनाया को वहाँ छोड़कर जा चुका था। उसके जाते ही अनाया ने अपनी आंखें खोल दी तो वो शॉक रह गई कि उस कमरे में 50 के करीब लड़कियां थीं। कोई 10 साल की तो कोई 20 साल की। अनाया ने देखा सभी बेहोश थीं, बस एक लड़की थोड़ी होश में थी। अनाया फ़ौरन उसके पास आई। हेलो, तुम सुन रही हो? उठो, अनाया ने उसके मुंह पर हाथ मारते हुए कहा। तो वो थोड़ी सी होश में आई। तुम ठीक हो ना? अनाया ने उससे पूछा और उसे उठाकर बिठाया। तुम यहाँ कैसे आई? अनाया ने पूछा। अब वो लड़की मुकम्मल तौर पर होश में थी। मैं कहाँ हूँ? मैं तो चाचू के घर जा रही थी, फिर किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल रखा, फिर मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। उफ या अल्लाह, वो लड़की अपने सर को थामते हुए बोली। मुझे भी ऐसे लेकर आए हैं, पर मैं बचा लूँगी, तुम मेरा साथ दोगी ना? अनाया ने उसकी आंखों में आए सवालों को देख लिया था। फिर अनाया उठी और इधर उधर देखने लगी। उसे एक होल नज़र आया तो वो उसकी तरफ बढ़ गई। उसने होल में से देखा तो 2 आदमी नज़र आए जो कुछ बात कर रहे थे। अनाया ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला जो उसने अपनी अपर के नीचे पहनी शर्ट में रखा हुआ था और वीडियो बनाने लगी। जो वो बोल रहे थे उसे सुनकर अनाया खौफ के मारे कांप गई। वीडियो बनाकर उसने मोबाइल छुपाया और उसी लड़की के पास आ गई। मुझे लग रहा है कोई आ गया है, तुम बेहोश हो जाओ, हिलना ना वरना मारी जाओगी। अनाया भी अपनी जगह जाकर लेट गई। कोई लड़की अंदर आई, वो तानिया थी। उसके साथ कोई और लोग भी थे। देखते ही देखते वो सब लड़कियों को उठाकर बाहर जा रहे थे। जब वो अनाया को लेकर बाहर आई तो उसे एक ट्रक में डाल दिया गया जहां बाकी सब लड़कियां थीं और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अनाया ने आंखें खोली तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अनाया ने अपनी पैंट की जेब से छोटी सी टॉर्च ऑन की तो उसे वो लड़की भी नज़र आई। अनाया उसकी तरफ बढ़ गई। उसे और भी लड़कियां होश में आती नज़र आईं। उनमें से एक लड़की उठकर रोने लगी। चुप, जिंदा रहना है तो चुप रहोगी, एक भी आवाज़ नहीं निकालना। अनाया ने उसे चुप करवाया और सोचने लगी कि करे तो क्या करे। शाम के 5 बज चुके थे और तभी सुल्तान ने जाने की इजाज़त दी तो हैदर ने फ़ौरन जवार को मैसेज किया। हैदर ने सारा सुल्तान का प्लान बता दिया कि कहाँ जाना है और कब निकलना है। जवार मैसेज मिलते ही सारी टीम के साथ बाहर निकल आया। वो रास्ते में ही उनको पकड़ने वाले थे। 7 बजे के करीब ट्रक निकल गया और साथ सुल्तान, सैफ
जुनैद, तानिया और 10 असलहों के साथ लड़के थे जो कि गाड़ी में बैठे हुए थे दूसरी। वो सब ट्रक के पीछे थे। अनाया बहुत परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे ये था कि सैफ उसे किडनैप करेगा और अपने बॉस के पास ले जाएगा और इस तरह वो उसके बॉस का चेहरा देख लेगी, फिर उसे मार कर वापस आ जाएगी। मगर यहाँ तो कुछ और ही हो गया था। ट्रक सड़क पर भाग रहा था जब अचानक फायर की आवाज़ आई। दरख्त के पीछे से जवार ने ट्रक के टायर पर गोली मारी तो ट्रक रुक गया। हैदर बाहर निकला और जवार और उसके सारे साथियों ने उन पर हमला कर दिया। जवार ने ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर कहा और दोनों हाथों से गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाकी सब भी फायर कर रहे थे। दूसरी तरफ सुल्तान इस हमले के लिए तैयार नहीं था, फिर भी वो सब बाहर निकले और उन पर फायर बैक करना शुरू कर दिया। सुल्तान ने जवार की तरफ गोली चलानी चाहिए थी, तभी हैदर ने सुल्तान की टांग में गोली मारी तो वो वहीं लड़खड़ा गया। करीब आधे घंटे की मुसलसल फायरिंग करने पर जवार और उसके साथियों ने सुल्तान के लोगों को मार डाला। बस सुल्तान, जुनैद और तानिया बचे। सैफ को सीने पर गोली लगी तो वो मर गया और गोली भी जवार ने मारी थी। जवार की टीम में सबको मामूली सी चोटें लगी, वैसे सब ठीक थे। वो तीनों बहुत जख्मी थे। जवार ने उनको गाड़ी में डालने का कहा और ट्रक को खोलने का कहा। खुद जवार हैदर के साथ थोड़ा दूर खड़ा था। तभी रोती हुई लड़कियां बाहर निकली, सभी बाहर आ गईं। आखिर में अनाया बाहर आई। वो जान चुकी थी कि ये जवार ने रेप की है। अब इसमें जवार का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, मगर निकलने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। जवार हैदर की बात पर हंस रहा था कि उसने लड़कियों की तरफ देखा तो उसकी नज़र अनाया पर आकर रुकी। अनाया जवार को अपनी गहरी खाई में से आती हुई आवाज़ सुनाई दी। अनाया। जवार को अपनी आवाज़ गहरी खाई में से आती हुई दिखाई दी। उसे लगा जैसे किसी ने आसमान उसके सर से खींच लिया हो। वो फ़ौरन अनाया की तरफ बढ़ा। हैदर भी उनकी तरफ आया। तुम यहाँ? जवार की आवाज़ शौक में डूबी हुई थी। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और तकरीबन खींचता हुआ उसे अपनी गाड़ी में ले आया। जवार। अनाया ने कुछ बोलना चाहा तो जवार ने हाथ उठाकर रोक दिया और गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा तेज़ कर दी। अनाया सारा रास्ता खामोश रही और जवार का गुस्से से बुरा हाल था। हैदर ने सारी लड़कियों को उनके घर पहुंचा दिया और उनके घर वालों को खुद सच्चाई बताई। कुछ ने तो रख ली लड़कियां। 10 लड़कियां ऐसी थी जिनके घर वालों ने उन्हें कबूल नहीं किया। हैदर और अली ने उन्हें एक घर में रहने दिया जो कि अली का था, पर अली अब वहाँ नहीं रहता था और बाकी सुल्तान लोगों को जवार की खुफिया जगह पर रखा था। जवार ने गाड़ी लाकर हवेली में रोकी और अनाया की तरफ से दरवाज़ा खोला, उसे बाहर निकाला और तकरीबन उसे खींचते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। सभी लोग खाना खा रहे थे। जवार को इतने गुस्से में देखा तो उसे रोकने लगे, मगर जवार किसी की परवाह किए बगैर अनाया को खींचता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अपने कमरे में लाकर उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और अनाया को बेड पर फेंका। अनाया की चीख निकल गई। वो उठने लगी। जवार ने आगे बढ़कर उसको जबड़े से पकड़ा और पूछा, वहाँ क्या कर रही थी? जवार ने ज़ोर से उसका जबड़ा दबा दिया। छोड़ो जंगली आदमी। अनाया ने उसका हाथ ज़बरदस्ती हटाया। क्या कर रही थी तुम वहाँ? बोलो। जवार गुस्से से चिल्लाया। मैं बताती हूँ, सुनो तो सही। वो सैफ है ना, उसने मेरा किडनैप किया और जब मैंने आंख खोली तब मैं इस बंद ट्रक में थी। गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत डर गई और 5 मिनट के बाद तुम लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया और मैं बच गई। थैंक यू, अब मैं जाती हूँ। अनाया ने झूठी सच्ची कहानी बनाकर सुना दी ताकि जवार का ध्यान भटक जाए और वो उसे जाने दे। वो जानती थी कि आज अगर जवार को सच पता चल गया तो वो उसे जान से मार डालेगा। चुप, एकदम चुप। जवार ने अपने हाथ की उंगली से वार्न करते हुए उसे कहा तो अनाया सहम गई। तुम्हें क्या मैं शक्ल से पागल नज़र आता हूँ जो तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा और तुम्हें जाने दूँगा? पहला पॉइंट, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है और तुम वहाँ 5 मिनट बैठी रही, वो भी चुपचाप। उस दिन तो 1 मिनट के अंदर अंदर तुम बेहोश हो चुकी थी। इसका मतलब अगर तुम वहाँ बैठी तो ज़रूर तुम्हारे पास कोई लाइट होगी। जवार उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था और साथ साथ बोल रहा था, 1 मिनट। जवार ने जब अनाया का चेहरा पीला पड़ते देखा तो समझ गया कि ये झूठ बोल रही है। वो लाइट यहीं कहीं तुम्हारे पास होगी, हो सकता है तुम्हारी पैंट की जेब में हो। जवार ने जल्दी से उसकी जेब में हाथ डाला और लाइट बाहर निकाली। अनाया परेशान सा मुंह लेकर उसे देख रही थी। दूसरा पॉइंट, जब मैंने बोला था कि सैफ से दूर रहो तो तुमने बोला कि मैं जो कर रही हूँ करने दो। मतलब कि तुम कहीं ना कहीं जानती थी कि वो अच्छा इंसान नहीं है, तो फिर तुमने उसके साथ दोस्ती क्यों की? बोलो। जवार ज़ोर से चिल्लाया। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? अभी अनाया की बात मुंह में ही थी कि जवार ने उसे कंधे से पकड़ा और ड्रेसिंग टेबल के साथ लगाया। अब दोबारा वो ड्रामा शुरू मत करना कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ वगैरह वगैरह,
और जो बोलना सच बोलना, वरना मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, कुछ भी। जवार ने उसकी आंखों में देखकर कहा और उसके कंधे को इतनी जोर से दबाया कि अनाया की चीख निकल गई। बताती हूँ, पहले छोड़ो तो सही, आखिर उसने हार मानते हुए कहा। वो जानती थी कि अब सच बताए बिना उसकी जान नहीं छूटती नजर आती। जवार ने उसे छोड़ दिया और दूर जाकर खड़ा हो गया और उसके बोलने का इंतजार किया। तभी बाहर से सलमा बेगम और दादी जान की आवाज़ आई। बेटा क्या बात है, तुम क्यों अनाया पर गुस्सा कर रहे हो? दादी जान ने कहा। आप जाइए सब यहाँ से, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, किसी को कोई मसला है? जवार ने गुस्से से कहा तो दादी जान और सलमा बेगम चले गए। बोलो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जवार फिर से उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। मैंने जानबूझकर सैफ से दोस्ती की थी, मुझे पता था कि वो गलत काम करता है और लड़कियां बेचता है। मैं ये भी जानती थी कि वो किसी सुल्तान नामी शख्स के लिए काम करता है। अनाया ने बात बताना शुरू की। जवार गौर से सुन रहा था। आगे बोलो। फिर जुमेरात वाले दिन मैंने उसकी बातें सुन ली। वो सुल्तान से बात कर रहा था मुझे किडनैप करने की। मैं आज जानबूझकर किडनैप हुई। अनाया अपने हाथों की उंगलियां मरोड़कर सब बता रही थी। ओह मेरे अल्लाह, किस तरह की नालायक बीवी दी है मुझे, जिसने अपना किडनैप खुद करवा लिया। तुम पागल तो नहीं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस सब के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। बताओ, तुम वहाँ क्यों जाना चाहती थी? जवार ने अपने बालों में हाथ फेर कर कहा। मुझे अपनी मामा के कातिल का पता लगाना था और मुझे याद है मैंने इसी सुल्तान को उसी दिन 10 साल पहले उस जगह देखा था जिसे आज तुमने पकड़ा। उस दिन वहाँ पर 2-4 लोग थे जिसमें से मैंने उसी को देखा और इसी का नाम बस मुझे याद था। मुझे बस इसे मारना था, मैं इसी को मारना चाहती थी। अनाया की आवाज़ बहुत भारी हो रही थी और आंखों में आंसू थे। तुम वहाँ थी? जवार ने हैरानगी से पूछा और अनाया के करीब आया। हाँ, मैं बदकिस्मत बेटी वहाँ थी, पर मैं उन्हें बचा नहीं पाई। मैंने इन्हीं हाथों से बहुत कोशिश की कि मैं वो दरवाज़ा खोल पाऊँ, मगर मैं नहीं कर पाई। मैंने कितनी कोशिश की तुम सबको बताने की, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अनाया ज़ारो कतार रोने लगी और बेख्तियार जवार के सीने से आ लगी। जवार शौक में था, वो ये सब नहीं जानता था। अनाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? जवार ने अनाया से पूछा। तुम कौन सा यकीन कर लेते? अब भी छोड़ो इन बातों को, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, अनाया ने उससे दूर होकर कहा और बिना जवार की बात सुने वहाँ से निकलने लगी। जो भी है, तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है वहाँ जाकर। ये पाकिस्तान है, लंदन नहीं। ये तुम्हारी गलती कभी भी माफ़ नहीं करूँगा मैं। तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर चुकी हो मुझे, जवार ने कहा तो अनाया बिना कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से निकल गई और जवार खाली नज़रों से दरवाजे को ही देखता रहा। अनाया अपने कमरे में आकर बहुत रोई। अपनी माँ की तस्वीर को गले से लगाकर आज वो खूब दिल खोल कर रोई और रोते रोते ही सो गई। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी। उसने देखा तो कोई अननोन नंबर था। हेलो माय स्वीट हार्ट, कैसी हो? अनाया ने पढ़ा तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे लगा कोई फ्रेंड है। कौन? अनाया ने रिप्लाई किया। तुम्हारा सब कुछ। आगे से रिप्लाई आया। तुम जो कोई भी हो, खबरदार जो मुझे दोबारा मैसेज किया। अनाया ने अपने बालों को बांधते हुए जवाब दिया और चेंज करने चली गई। फिर नीचे नाश्ते की टेबल पर आ गई। सब लोग वहाँ बैठे नाश्ता कर रहे थे। अनाया ने नज़रें उठाई तो जवार सामने बैठा नजर आया। दोनों की नज़रें एक पल को मिली, पर जवार ने नीची कर ली। अनाया को वो नाराज़ लगा। हादी बेटे, तुम लाला शबीर के मसले को देखो, काफ़ी दफ़ा वो हवेली आ चुका है, उसके मसले का हल निकालो। दादाजी ने हादी की तरफ देखकर कहा। जी दादाजी, वो तो मैं देख लूँगा, पर आज माँ जी ने बोला था कि उन्हें शादी की शॉपिंग के लिए मैं शहर ले चलूँ। हादी ने अपना मसला बताया। कोई मसला नहीं, शहर तो हैदर ले जाएगा, तुम जाओ। दादाजी ने हल निकाला। सभी नाश्ता कर चुके थे। क्या आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुम लोगों ने? अनाया ने हानी की तरफ देखकर हैरानगी से पूछा, क्योंकि अभी तक वो चारों रेडी नहीं हुई थी। नहीं, आज ना तो हम और ना ही तुम यूनिवर्सिटी जाओगी। आज हम सब ताई जी और सलमा चची के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। हानी ने चहकते हुए कहा। उफ, मैं नहीं जा रही, मुझे बहुत चिढ़ है शॉपिंग से। अनाया ने हाथ उठाते हुए कहा। जवार अपने कमरे में जा चुका था। अनाया बेटे, क्यों नहीं जाओगी? यही तो खुशियाँ होती हैं। तुम चलो, बहुत मज़ा आएगा और हमें अच्छा भी लगेगा। सलमा बेगम चाय का कप लेकर आईं, पर चाची, अनाया ने मना करना चाहा, पर उन सब के चेहरों पर आई खुशी को देखकर ओके बोल दिया। वो अब उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। सब लड़कियां तैयार होकर आ चुकी थी, बस अनाया आने वाली थी। उफ अल्लाह, आप सब एक गाड़ी में कैसे जाएंगे?
हैदर ने सबको ही तैयार देखा तो भड़क उठा। मैं शहर जा रहा हूँ कुछ काम के लिए, कुछ तुम में से मेरी गाड़ी में आ जाओ, टाइप करते हुए बोला और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सलमा बेगम, शाजिया बेगम और सादिया बेगम हैदर की गाड़ी में बैठ गईं। जब भागती हुई जुनैरा बेगम भी आई और हैदर की गाड़ी में बैठ गई। गजब खुदा का, तुम लोग मुझे लाना भूल गई, हद हो गई। इकलौती फुफ्फो हूँ मैं, जुनैरा बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, हमने तो इसलिए नहीं बुलाया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, सलमा बेगम ने सफाई देना चाहिए। बस रहने दो बहन, जानती हूँ सबको, जुनैरा बेगम ने टोकते हुए कहा और बाहर की तरफ देखने लग गई। अनाया अपनी वही पैंट शर्ट वाली ड्रेसिंग किए हाथ में मोबाइल पकड़े दानियाल से बात करती हुई आ रही थी। जब 2 गाड़ियों को तैयार देखा, मनाल लोग जवार की गाड़ी में बैठ रहे थे और हैदर की गाड़ी फुल थी। अनाया जवार की गाड़ी की तरफ बढ़ गई कि जूनिया आगे बैठने के लिए दरवाज़ा खोल रही थी। अनाया बिना कुछ बोले पिछली सीट पर बैठ गई। जवार ने जब ये सब देखा तो उसको गुस्सा आ गया। ओह सो सॉरी अनाया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ गई। जूनिया ने जानबूझकर बात शुरू की। रहने दो जूनिया, जिन्हें इंसानों की परवाह ना उन्हें जगह की कैसे हो सकती है, जवार ने शीशे से अनाया को देखते हुए कहा। वो भी उसे ही देख रही थी। जवार ने गाड़ी चला दी। जूनिया बहुत खुश थी कि वो जवार के साथ बैठी हुई है। अनाया सपाट चेहरे के साथ बाहर देख रही थी और जवार खामोशी से गाड़ी चला रहा था। करीब 1 घंटे के बाद गाड़ी एक खूबसूरत मॉल के पास आकर रुकी। सब लोग बाहर आ गए और मॉल की तरफ बढ़े। अच्छा माँ जी, मैं कुछ काम करके आता हूँ, आप तब तक शॉपिंग कर लें, जवार सलमा बेगम को कहता हुआ वापस गाड़ी में बैठकर चला गया। सभी मॉल में दाखिल हो गए और अपनी अपनी शॉपिंग करने लगे। अनाया को तो वैसे भी कुछ नहीं लेना था, मगर फिर भी एक जेंट्स दुकान में चली गई। अनाया वहाँ पर लगी वॉचेस की तरफ आ गई। उसे एक वॉच बहुत अच्छी लगी तो वो उसने पैक करने को कहा। वाह जी वाह, ये सब किसके लिए? कोई बॉयफ्रेंड के लिए? वैसे तो तुम उन्हीं के लिए ले सकती हो, कौन जाने कितने हैं, जूनिया ने काफ़ी बदतमीज़ी से कहा। कोई बात नहीं, तुम्हारा अगर कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो बताओ, मैं मदद कर सकती हूँ। बिल्कुल तुम्हारी तरह के हैं मेरी नज़र में, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी गैर के लिए चीज़ें लेने की, जब मेरा शोहर है। अनाया ने उसी का तंज उसी को वापस करते हुए जवाब दिया। हाँ, शोहर जिसको तुम मानती हो और जिसकी तुम्हें परवाह भी नहीं। और आज देखा जैसे उसकी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठी हूँ, वैसे ही उसकी ज़िंदगी में भी आ जाऊँगी मैं, जूनिया ने अनाया का मजाक उड़ाते हुए कहा। अरे चलो भाड़ में जाओ, तुम्हारी जैसियों को तो मैं 2 मिनट में अपने पैरों के नीचे कुचल कर रख दूँ, अनाया ने उसकी पैर पर अपना हील रखते हुए कहा और काउंटर की जानिब बढ़ गई। बिल पे करके दूसरी दुकान में चली गई। यहाँ आए उसे 2 घंटे हो चुके थे। सब शॉपिंग कर रहे थे और अनाया बोर हाथ में वही घड़ी वाला बैग पकड़े खड़ी थी। क्या हुआ भाभी जी, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? हैदर ने उसे अकेले खड़ा देखा तो सब उसकी जानिब आ गया। बोर हो रही हूँ, अनाया ने मुंह बनाकर कहा। चलो आओ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा बर्गर खिलाता हूँ, हैदर ने कहा और उसे लिए आगे बढ़ गया। अरे मनाल लोगों को तो ले लो, अनाया ने कहा और उन्हें आवाज़ लगा दी। फिर 5 मिलकर बर्गर पॉइंट पर चले आए। हैदर भाई, ये तो आपने अच्छा किया जो यहाँ ले आई, कसम ले लो बहुत भूख लगी थी, मेरे लिए 2 बर्गर मंगवाना। हाँ, मुझे पता था कि मेरी मोटी बहन को भूख लगी होगी, इसीलिए ले आया। हैदर ने सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया। आमना वलीमे का सूट तो अभी तक पसंद ही नहीं आया, बस अनाया को लिया है, हमारा रहता है, इसके बाद अब वही पसंद करना है, हानि ने बर्गर खाते हुए कहा। वैसे अनाया आप पर ब्लू कलर बहुत अच्छा लगेगा और वो ड्रेस है भी बहुत प्यारा, आमना ने बाइट लेते हुए कहा। अनाया उन सबको आपस में इतना खुश देखकर अपने उन दिनों को याद कर रही थी जब वो अकेली हुआ करती थी और कैसे उसने सादिया बेगम के साथ वक्त गुजारा था। ये बस उसका खुदा ही जानता था या वो। अपनी माँ का ख्याल आते उसकी आंख भर आई। उसने उंगली से आंख का किनारा साफ किया ताकि किसी को पता ना चल जाए और मुस्कुरा दी। दूर से जवार ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। वो उन सबके ही करीब आया। क्या बात है, शॉपिंग हो गई? जवार ने अनाया की कुर्सी पर हाथ रखकर खड़े होते हुए कहा। नहीं भाई, नहीं हुई, और अब आप आ गए हो, मुझे आप एक ड्रेस लेकर दोगे। अब आप मुझे एक ड्रेस लेकर दोगे। आमना अपनी चादर को संभालते हुए उठ खड़ी हुई। हाँ मुझे भी, हानि ने भी खड़े होकर अपना हिस्सा डाला। लो भाई, हो गई मांगने वालियाँ शुरू, आज तो आपका वॉलेट खाली समझो, हैदर ने हंसते हुए कहा। मांगना कैसा, ये तो हक है इनका, और इनके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए कंगाल भी हो सकता हूँ मैं। जवार ने हैदर के सर पर थप्पड़ लगाते हुए कहा। चलो आओ तुम सब, जो लेना है ले लो। जवार ने उन सबको कहा तो वो तीनों चल दी।
حیدر بل پے کرنے چلا گیا۔ زوار بنا کچھ بولے جانے لگا تو عنایا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زوار نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے پتا ہے کل جو کچھ بھی ہوا اس میں تھوڑی سی میری بھی غلطی تھی، مجھے ایسے ہی نہیں چلے جانا چاہیے تھا، اور میں نے تم سے بہت روڈلی بھی بات کی، حتیٰ کہ تم نے میری جان بچائی تھی، سو اس کے لیے سوری۔ عنایا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ زوار کو وہ اس وقت بہت کیوٹ لگی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے میں کل ساری رات سو نہیں سکا، یہی سوچ سوچ کر کہ اگر کل میں وقت پر نہ پہنچ پاتا تو کیا ہوتا آج، تو تم اس طرح میرے پاس نہ کھڑی ہوتی۔ زوار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ناراض ہونا مجھ سے تو اس لیے یہ گفٹ ہے، میں جب کسی کو مناتی ہوں تو ایسے ہی گفٹ دے کر مناتی ہوں۔ عنایا نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر گفٹ اس کو دیتے ہوئے کہا، گفٹ؟ اوکے۔ زوار نے حیرانگی سے ڈبہ کھولا تو اس کے اندر سے ایک خوبصورت واچ نکلی۔ زوار نے مسکراتے ہوئے وہ واچ پہن لی۔ ویسے تم اگر میرے کمرے میں مناتی تو میں اچھے طریقے سے شکریہ ادا کر پاتا۔ زوار نے عنایا کا ناک دبا کر کہا تو عنایا چڑ گئی۔ بھابھی جی، کیا آپ نے اپنے شوہر کے پیسے نہیں لگوانے؟ حیدر نے جب ان کو دیکھا تو اسی طرف آ گیا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں لینا، عنایا نے کہا۔ ایسے کیسے نہیں لینا؟ چلو آؤ، میں خود اپنی پسند سے دلواتا ہوں۔ زوار اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے منال لوگوں کے پاس آیا۔ حیدر بھی ساتھ ہی تھا۔ زونیا اس طرح ان دونوں کو دیکھ کر جل کر رہ گئی۔ پھر سب نے مل کر شاپنگ کی۔ زوار نے عنایا کو زبردستی چیزیں لے کر دیں۔ قریب 5 بجے یہ سب لوگ حویلی واپس آ گئے۔ اب خواتین بیگز کھولے سب چیزوں پر تبصرے کر رہی تھیں۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ عنایا کا رویہ سب لوگوں کے ساتھ اچھا ہونے لگا۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف رہے۔ شادی میں ایک ہی دن بچا تھا، حویلی میں سب مصروف تھے۔ زوار اپنے کیس کو حل کرنے میں لگا ہوا تھا جو ابھی حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ سلطان کو پکڑا تھا پر لاکھ کوشش کے باوجود وہ کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے مسلسل ڈھولکی رکھی جا رہی تھی اور آج شام بھی ڈھولکی کا ہی پلان تھا، کیونکہ کل مہندی تھی۔ تینوں دلہنوں کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا اور تینوں پیلے جوڑے پہنے ہوئے تھی۔ پوری حویلی لائٹوں اور پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ عنایا اپنے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی، تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بنا دیکھے ایک کال اٹھائی۔ ہیلو، کون؟ عنایا نے مصروف انداز میں پوچھا۔ میں تمہارا چاہنے والا، آگے سے جواب آیا۔ عنایا کے ہاتھ ایک پل کو رکے، پھر وہ مضبوط آواز میں بولی، دیکھو میں نے تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے کہ مجھے کال مت کیا کرو، ورنہ میں اب پولیس کو کمپلین کر دوں گی۔ عنایا نے پولیس کا سہارا لے کر اسے ڈرانا چاہا۔ آگے سے کہے کی آواز آئی، مائی سویٹ ہارٹ، جلال کو آج تک کوئی پولیس نہیں پکڑ پائی، میں خود ہی تمہیں ٹھیک کر لوں گی، خبردار جو دوبارہ فون کیا، لوفر انسان۔ عنایا غصے میں آ چکی تھی۔ اس نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی۔ پھر بار بار کال آنے لگی تو عنایا نے آخر کال اٹھا ہی لی۔ آئندہ سے مجھ سے اس طریقے سے بات مت کرنا، بہت برا پیش آؤں گا، اور یہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لو کہ تم بہت جلد میری بیوی بننے والی ہو۔ جلال نے غصے سے کہا، واٹ؟ تمہارا دماغ تو صحیح ہے نا؟ میں اور تمہاری بیوی، او مسٹر، میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، سمجھے؟ اگر دوبارہ فون کیا نا تو میں اسے بتا دوں گی اور وہ پھر تمہارا ایسا حال کرے گا کہ تم پچھتاؤ گے، سمجھے مسٹر ایکس وائی زی۔ عنایا نے غصے سے سب بول دیا اور پھر کال بند کر دی۔ آیا بڑا، چلو اچھا ہوا زوار کا نام کہیں تو کام آیا، اب یہ بندر دوبارہ کال نہیں کرے گا، 2 ہفتوں سے تنگ کر کے رکھا ہے، سارا مزہ خراب کر دیا ناول کا۔ عنایا نے دوبارہ ناول پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں آؤ سب کے سب کمینوں، جلال کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، سب ایک ہی لائن میں کھڑے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ عنایا کے بارے میں ایک انفارمیشن چاہیے، تو مجھے یہ کیسے پتہ نہ چلا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور وہ کافی بھڑکا ہوا بھی تھا۔ باس، ہمیں بھی یہ سب پتہ نہیں کہ میڈم کا نکاح ہوا ہے، وہاں کھڑے ایک آدمی نے کہا۔ تم لوگ کیا پیسے بس شراب جوئے کے لیے لیتے ہو؟ کام تو ٹھیک سے کرتے نہیں۔ اب بھی کہ ابھی جاؤ اور سب پتہ کرو کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک چیز پتہ ہونی چاہیے مجھے، سمجھے؟ نکلو اب، منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا؟ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، معاف نہیں کروں گا اب کی بار، جلال نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے کہا تو سب کے سب باہر کو بھاگے۔ اگر ایسا ہوا بھی تو میں اس شخص کی جان لے لوں گا، تم صرف میری ہو اور میری کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ شیشے پر دے مارا، شیشہ کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ عنایا ایسے ہی حویلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک کمرے کے قریب آئی جس کا دروازہ بند تھا۔ یہ کمرہ، عنایا سوچنے لگی، تبھی ایک دم اس کے خیال میں آیا، ماما کا کمرہ۔
अनाया ने हकलाते हुए कहा और अपने कांपते हुए हाथों से कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, पर वो लॉक था। नरगिस, इधर आ जाओ, जाकर इस कमरे की चाबी लेकर आओ। अनाया ने नरगिस को बुलाकर कहा। नरगिस 18 साल की लड़की थी जो यहाँ अपनी माँ के साथ रहती। अनाया बेचैन से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। जब नरगिस सलमा बेगम से चाबी लेकर आ गई, अनाया ने चाबी उससे छीनी और उसे जाने का कह दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने हर चीज़ पर गंद था, हर चीज़ पर मट्टी पड़ी हुई थी। अनाया अपने कंधम अंदर लेकर गई। मामा, अनाया ने बेड पर हाथ फेरते हुए कहा। साइड टेबल पर तस्वीर रखी थी जिसमें अनाया, दानियाल, ज़ैनब बेगम और सुलेमान साहब एक साथ मुस्कुरा रहे थे बैठकर। अनाया ने वो तस्वीर अपने हाथों से साफ की और फिर सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दानियाल, जो कि अनाया को ही ढूंढ रहा था, उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ आ गया। अनाया, मेरी गुड़िया, क्या हुआ? दानियाल ने जब अनाया को इस कदर रोते हुए देखा तो उसने परेशानी से पूछा। भाई, वो रोते हुए उसके गले लग गई। मामा का कमरा है ये, हमारी तस्वीर, ये टेबल जिस पर मामा बैठकर लिखती थी, और ये पेन भी देखे, मामा के सूट और ये मामा के जूते। अनाया रोते हुए सब चीज़ें दिखा रही थी। बस मेरी गुड़िया, मामा अब नहीं है इस दुनिया में। दानियाल ने आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया। आज वो बिल्कुल 10 साल पहले वाली अनाया लग रही थी। अनाया दानियाल के गले लगकर टूट कर रो दी। दानियाल भी रो रहा था। तभी सलमा बेगम अंदर दाखिल हुई और अनाया को इस तरह देखकर परेशान सी उन दोनों के करीब आ गई। क्या हुआ मेरी बेटी? उन्होंने अनाया को गले लगाया और बेड पर बिठाया। मेरी मामा, अनाया ने रोते हुए कहा। दानियाल इस तरह उसे देख नहीं पा रहा था तो अपने आंसू साफ करता उसकी दूसरी साइड आ गया। अनाया, मेरी प्यारी बेटी, ये सब कुछ तो होना था, अल्लाह को यही मंजूर था। ज़ैनब की इतनी ही ज़िंदगी थी तो वो अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह ने उसे वापस बुला लिया। हम अल्लाह के कामों में दखल तो नहीं दे सकते ना। और अगर आज वो जिंदा होती तो क्या तुम्हें ऐसे देखकर खुश होती? नहीं ना, सलमा बेगम ने उसकी तरफ देखकर कहा तो अनाया ने ना में सर हिलाया। हम सब तुम्हारे अपने ही हैं बेटा, तुम दोनों इस खानदान का खून हो, मैं तुम्हारी माँ की ही जगह हूँ। तुम बस खुश रहो और चलो नीचे, आज ढोलकी है ना, उसकी तैयारी करो। सलमा बेगम ने उसे अलग करते हुए कहा तो अनाया बेड से खड़ी हो गई। मैं नहीं मानती कि आप लोग मेरे अपने हो। आपने अभी मुझे संभाला, उसका शुक्रिया, मगर मैं नहीं मानती कि आप सब हवेली वाले मेरे अपने हो। सो प्लीज़ मुझे ये झूठी तसल्लियाँ तो मत ही दें। अपने होते तो आज मेरी माँ का कमरा बंद ना होता, इतना गंदा ना होता। नरगिस, अनाया इतना बोलकर दरवाजे में खड़ी होकर नरगिस को आवाज़ें लगाने लगी। वो दौड़ी दौड़ी चली आई। ये कमरा आज से खुला रहेगा और जाओ किसी के साथ लाकर सारे कमरे की सफाई करो, जल्दी जाओ, अनाया ने उससे कहा। दानियाल लंबा सांस लेता हुआ बाहर चला गया। सलमा बेगम भी बिना कुछ बोले और कहे बाहर चली गईं। अभी दादी जान को भी बहुत कुछ समझाना था। अनाया ने मिलकर सारे कमरे की सफाई की और उसने अलमारी से सारे कपड़े निकाले। बहुत ही खूबसूरत थे, इतने सालों बाद भी वैसे ही थे। फिर वो अपने कमरे में आकर नहाई। शाम हो चुकी थी। नीचे ढोलकी का सारा इंतज़ाम मुकम्मल था। कल मेहंदी थी, इसलिए आज आखिरी ढोलकी थी। अनाया ने अपने मूड को ठीक किया और पैंट के ऊपर ही ब्लैक टी शर्ट पहने, बालों को कमर पर डाले नीचे आ गई। वो अपनी सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी।